हाय, क्या आपको अभी भी डेटाबेस डिज़ाइन करने में और एपीआई डिज़ाइन करने में महीनों और 15 दिन लगते हैं? यदि हाँ, तो अभी कुछ सोचने की ज़रूरत है और मेरे साथ आइए सीखते हैं कि हम उसे कैसे कम कर सकते हैं और हम आपको सिखाएँगे कि जो कि कैसे हम डेटाबेस डिज़ाइन और एपीआई डिज़ाइन को में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम राजेश रोशन। आई हैव ए मोर देन 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस and working in IT company. I have designed enterprise level database, APIs, and full stack application used in real production system. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम क्या-क्या सब पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या-क्या सब सीखने जा रहे हैं और हम क्या सीखेंगे इस वीडियो में और हम क्या आपको सिखाने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक प्रोफेशनल डेटाबेस कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, हाउ टू डिज़ाइन ए प्रोफेशनल डेटाबेस वेरी क्विकली with the help of ChatGPT, and how to create a clean and scalable .NET Core 8 API, how to implement clean architecture with the repository pattern, how to use database first approach, how to generate model and DB context automatically, how to complete API code using ChatGPT, how to create UI using Google AI Studio, and finally how to improve both UI and API using AI. और ये एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट में कि हम चैट जीपीटी और अदर एपीआई का हेल्प लेंगे और चैट जीपीटी और अदर एपीआई का हेल्प लेकर के पहले हम डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे और डेटाबेस डिज़ाइनिंग में अगर किसी को अभी जो बिगनर होंगे उनको प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसमें अभी हम जो भी डेटाबेस जनरेट करेंगे, वो सारा का सारा डेटाबेस हम चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट करेंगे। तो ये वीडियो किन लोगों के लिए है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह वीडियो उन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए है जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वो फ्रेशर जो कि ट्राई कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्रीज में आने के लिए, और डेवलपर वो जो अपने वर्क को फास्टर और स्मार्टर बनाना चाहते हैं उनके लिए है। तो हम डेटाबेस जब डिजाइन करेंगे तो बहुत लोगों को हो सकता है कि अभी जो फ्रेशर लेवल पर बंदे काम कर रहे होंगे, तो उनके पास क्या होगा कि प्राइमरी की फॉरेन की का हो सकता है कि नॉलेज कम हो, इंडेक्सिंग डेटाबेस में कैसे करते हैं वो सब कम हो, और वन टू वन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, कैसे एस्टेब्लिश करते हैं डेटाबेस में, ये सब चीज़ें जो है उन्हें नहीं पता। तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हम देखेंगे कि अभी हम चैट जीपीटी की मदद से एक रिक्वायरमेंट लेंगे जो इसमें कि हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम एक बना करके आपको दिखाएंगे। और इसमें मेरा अप्रोच ये होगा कि हम आपको एक ऐसे एप्लीकेशन बनाने का लिए सिखाएंगे EMIS के मदद से, जिसमें कि आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं, कैसे उसमें डेटाबेस बनते हैं, किस लेवल का डेटाबेस बनता है और डेटाबेस में क्या-क्या होता है। और साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि जो कि हम एपीआई बनाएँगे तो एपीआई में क्या-क्या होना ज़रूरी होता है। कैसे कम से कम क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए एपीआई में जो कि एक प्रोडक्शन लेवल पर एपीआई चल पाए और वो प्रोडक्शन रेडी एपीआई हो, और इंडस्ट्री में कैसे एपीआई क्या होती है, क्लीन आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि जो हमने डेटाबेस चैट जीपीटी के मदद से बनाया है, उसका मैं ईआर डायग्राम आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप इसको देखिए, तो आप इसमें देखेंगे क्या कि हम यहाँ पर जो एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाए हैं, इसमें रिलेशनशिप को अगर आप देखेंगे तो पहले तो प्राइमरी की, फॉरेन की क्लियरली डिफाइंड आपको दिख रहा होगा। साथ ही रिलेशनशिप में आपको दिख रहा होगा कि सभी टेबल एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। और साथ ही आपको जब हम मैं डेटाबेस दिखाऊँगा तो आप वहाँ देखिएगा कि जब डेटाबेस हम लोग जनरेट करेंगे तो प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो वो भी देखिएगा कि जो कि कैसे जनरेट होगा। और इसमें जब हम लोग पहले
वीक्स लगाते थे या 15 दिन लगाते थे। ये सब चीज़ें अब हमें चैट जीपीटी की मदद से बहुत ही क्विकली हो जाएगा। मिनटों में ये काम हो जाएगा और मिनटों में एक हम प्रोफेशनल डेटाबेस बना लेंगे। तो ये सब क्या होगा कि हमारे लिए टाइम सेव करेगा और जो लोग फ्रेशर हैं, उनको अभी ये देखने के लिए मिलेगा कि देखिए किस तरह से रिलेशनशिप बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, किस तरह से अ, रि रिलेशनशिप के अलावा किस तरह से इंडेक्सिंग हो जाती है। तो ये आप उनको देखने के लिए मिलेगा और आप एक डेटाबेस का एग्ज़ाम्पल लेकर के देख सकते हैं। फिर आप अपने से खुद प्रॉम्प्ट बना सकते हैं और उस प्रॉम्प्ट को हम प्रॉम्प्ट भी आपको शेयर करेंगे और दिखाएँगे कि जो कि कैसे प्रॉम्प्ट की मदद से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। साथ ही अभी हम आपको विजुअल स्टूडियो में एक एप्लीकेशन भी हम दिखाते हैं एपीआई का, जिस एपीआई में आप ये देखेंगे क्या कि हमने इसमें मोस्टली जो कोड किया है वो चैट जीपीटी की मदद से किया है। तो चैट जीपीटी को सबसे पहले क्या होता है कि आप अपने जो भी स्ट्रक्चर में आप एपीआई बनाना चाहते हैं, जो भी आपका पैटर्न है, उस पैटर्न को पहले चैट जीपीटी को आपको समझाना पड़ेगा। और अगर आप अच्छी तरह से चैट जीपीटी को अपने पैटर्न को समझा पाते हैं, तो वो आपके लिए जो कोड जनरेट करके देगा, उस कोड में केवल और केवल आपके लिए कॉपी पेस्ट करने का काम रहेगा और बहुत ही ईज़िली आप और बहुत ही क्विकली और एरर फ्री कोड जनरेट करा सकते हैं। लेकिन आपकी प्रॉम्प्टिंग जो है उस लेवल की होनी चाहिए, जो वो समझ सके और वो आपको दे सके। तो उससे पहले आपको क्या होगा कि एक आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा डाटाबे एपीआई के लिए कि आप क्या-क्या सब यूज़ करना चाहते हैं, आप क्या रखना चाहते हैं उसमें। तो आप इस ये अगर एपीआई का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर देखिए, तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले तो हमने 3 लेयर में बाँट दिया है। हमारा डेल लेयर है, डेटाबेस लेयर है, जो कि डेटाबेस से इंटरैक्ट करेगा। फिर बेल है जो बिज़नेस लेयर है, यहाँ पर सारे बिज़नेस होगी और साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पर फिर एपीआई होगा जिसमें कि हम कंट्रोलर होंगे। तो मेरा उद्देश्य ये है क्या कि हम मैक्सिमम वर्क जो करें, डेटाबेस का जो वर्क है वो सेपरेट हो। डेटाबेस का वर्क के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम कोड फर्स्ट अप्रोच का यूज़ करते हैं, तो उसमें हमको मॉडल बनाना पड़ेगा जिसमें कि समय लगेगा। तो हमने क्या किया कि जो कि डेटाबेस जनरेट करा लिया है चैट जीपीटी की मदद से और वो भी प्रोफेशनल डेटाबेस बन जाएगा। साथ ही क्या होगा कि हम एक कॉन्टेक्स्ट क्लास जनरेट करेंगे और वो क्या करेंगे स्कैफोल्ड के थ्रू हम क्या करेंगे कि कमांड देंगे और कमांड दे करके डेटा लेयर में हम कॉन्टेक्स्ट जनरेट कर लेंगे, जो कि आप देख रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको पता है कि कैसे ये जनरेट हो जाता है। जो लोग नए हैं उनके लिए सीखने का है कि जो कि मैं दिखाऊँ उस आगे जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊँगा एक-एक करके सब कुछ बताऊँगा कि कैसे हम ये जनरेट करते हैं और कैसे हम डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट जनरेट होता है। फिर हम देखेंगे क्या कि देखिए डीटीओज़ बनाएँगे और साथ ही हम ये देखेंगे क्या कि हम इसका डिटेल में ये सब चीज़ को देखेंगे कि हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए, जो लोग पुराने हैं उनके लिए ये अभी चीज़ मैं बता देता हूँ कि कैसे आर्किटेक्चर किस तरह के आर्किटेक्चर में मैंने रखा है एप्लीकेशन को। यहाँ पर मॉडल है, तो मॉडल जो है ये ऑटोमेटिकली सारा मॉडल अपने आप जनरेट हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें सारे रिलेशन वगैरह लगे हुए होंगे। अब जो भी आप टेब देखिएगा कि सारा कुछ यहाँ पर आपको बना बनाया मिल जाता है अगर आप स्कैफोल्ड का यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी समय बच जाता है, डाटा लेयर बनाने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसमें केवल ये चीज़ होती है क्या कि आपको जो डिपेंडेंसीज़ हैं, जो पैकेज है, वो पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है? ये सीखेंगे हम लोग कि कैसे इसको करते हैं। ये डेटाबेस लेयर का काम हुआ। अब हम बेल लेयर में अगर देखें, तो मेन बिज़नेस लेयर जो है हमारा यहाँ पर डिफ़ाइन होगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो क्या होगा कि कंट्रोलर जो होगा, कंट्रोलर कॉल करेगा सर्विस को
और सर्विस कॉल करेगा यूनिट ऑफ वर्क को, और यूनिट ऑफ वर्क के साथ क्या होगा कि रिपोजिटरी कनेक्टेड होंगे, और रिपोजिटरी क्या करेगा कि डाटाबेस लेयर से बात करेगा, डाटा लाएगा। अब सर्विस लेयर जो होगा क्या करेगा कि डाटा जब आएगा हमारे पास, तो हम इसमें एक जेनरिक रिपोजिटरी का भी यूज करेंगे, ताकि हमको करंट ऑपरेशन जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो आप देखेंगे कि इसमें एक जेनरिक रिपोजिटरी भी है, जो कि जेनरिक रिपोजिटरी में हमने जो करंट ऑपरेशन के फंक्शन है वो डिफाइन कर रखे हैं, ये आपको मिल जाएंगे यहाँ। अब यही जो जेनरिक रिपोजिटरी है वो सारे के लिए यूज हो जाएगा करंट ऑपरेशन में। और उसके बाद आप रिपोजिटरी क्लासेस में देखेंगे कि रिपोजिटरी क्लासेस में हमने उसको किस तरह से यूज किया हुआ है, किस तरह से ये जेनरिक रिपोजिटरी बनाया। अब जो इन करंट ऑपरेशन के अलावा जो हमारे फंक्शंस होंगे, वो सारे फंक्शन अलग से रिपोजिटरी में होंगे, जो कि हर के मॉडल का क्लास बनेगा, उस क्लास के अंदर होगा। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो कि JWT टोकन का यूज करेंगे, और JWT टोकन का यूज करके JWT टोकन को यूज करना सीखेंगे, कैसे JWT टोकन का यूज करके सर्विस हम लोग बनाएंगे। फिर सर्विस लेयर होगा, तो सर्विस लेयर में क्या होगा कि जितने भी डाटाबेस से इनपुट और आउटपुट आएगा, हम यहाँ पर उसका यहाँ पर एक अपना मॉडल बनाएंगे, जिस मॉडल में कि हम आउटपुट लेना चाहते हैं और क्लाइंट को आउटपुट देना चाहते हैं, और उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे जो भी इनपुट और आउटपुट आएगा। तो बिजनेस लेयर और रिपोजिटरी लेयर को हम नहीं छेड़ेंगे, रिपोजिटरी लेयर से डायरेक्ट हम डाटाबेस से वो कनेक्ट करेगा और वहां से वैल्यू लाएगा, और हम सर्विस लेयर में क्या करेंगे, सर्विस लेयर में सारी चीजों को जिस जो भी इनपुट और आउटपुट चाहिए हम उसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करके यहाँ से मॉडल के थ्रू हम क्या करेंगे कि आउटपुट देंगे कंट्रोलर को, और कंट्रोलर क्या करेगा कि हमारे लिए कंट्रोलर के पास क्या होगा कि एक कॉमन जो होगा, कॉमन एक क्लास बनाएंगे, जिस क्लास में कि क्या होगा कि कॉमन रिस्पॉन्स होगा, और वो कॉमन रिस्पॉन्स जो है, कॉमन रिस्पॉन्स उसको मिलेगा, और कॉमन रिस्पॉन्स को हम हैंडल करेंगे, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे वो चीज़ें हम लोग हैंडल करते हैं। और यहाँ पर फिर हम लोग को एक्सेप्शन हैंडल करने की ज़रूरत होती है, तो एक्सेप्शन हैंडल भी इसमें किया हुआ है, और इसमें इसी तरह से हम बनाएंगे जिसमें कि सारे एक्सेप्शन को भी हम हैंडल करेंगे। देखिए, और साथ में हम लॉग भी लिखेंगे, और लॉग में हम सेरिलॉग का यूज़ करेंगे, और लॉग फाइल में क्या होगा कि हमारा लॉग भी लिखा जाएगा, जो कि प्रोडक्शन लेवल पर जब कोई एक्सेप्शन या इशू आती है तो उसे देखने में बहुत मदद करती है। कंट्रोलर पर अगर किसी का भी कंट्रोलर पर आप जाएंगे तो देखेंगे क्या कि कंट्रोलर बहुत ही क्लीन होगा, क्योंकि कंट्रोलर में कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत ही हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे एक्सेप्शन जो ग्लोबली हैंडल्ड है। तो इस तरह का स्टैंडर्ड का एक जो कि प्रोडक्शन रेडी स्टैंडर्ड एपीआई होगा, इस तरह का एपीआई हम बनाना सीखेंगे, और देखेंगे कि एक एक करके पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो इसी तरह से सीरीज ऑफ वीडियोज आएगी, जिसमें एक एक करके आप जो है इन सब सारी चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर मेरा काम पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हम चैट जीपी के मदद से अब डाटाबेस बनाने वाले हैं। तो हम क्विकली चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या अप्रोच होता है हमारा डाटाबेस बनाने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, कैसे रिक्वायरमेंट आती है, और उस रिक्वायरमेंट को कैसे हम फ़िल्टर करते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं।
तो सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई है जिसमें कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का रिक्वायरमेंट है। और इसमें क्या होता है कि जब कोई भी रिक्वायरमेंट आती है इंडस्ट्री में तो हम क्लाइंट से पूछते हैं कि इसमें स्पेसिफिक क्या सब चीज़ें आपको चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें जानने की ज़रूरत होती है क्या कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट को गैदरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट शुड हैव दीज फंक्शनैलिटीज़। जैसे उसने कहा कि एम्प्लॉय लॉगिन होना चाहिए, एम्प्लॉय डिटेल होना चाहिए, लॉगिन हिस्ट्री होना चाहिए। साथ में ने कहा स्किल्स में क्या है कि स्किल होनी चाहिए, और स्किल मल्टीपल स्किल्स की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि एम्प्लॉय हैव ए मेनी स्किल्स होने चाहिए। रोल ईच एम्प्लॉय हैज़ ओनली वन रोल। एंड टाइम शीट फिलिंग विद द प्रोजेक्ट। टाइम शीट का प्रोविज़न होना चाहिए कि जो कि प्रोजेक्ट के को जिस प्रोजेक्ट पे लड़का काम कर रहा है उसका उसके हिसाब से टाइम शीट फिल होना चाहिए। फिर ओनली प्रोजेक्ट मैनेजर कैन इंटर प्रोजेक्ट एंड असाइन प्रोजेक्ट टू एम्प्लॉय। एंड हॉलीडे कैलेंडर होना चाहिए। टाइम शीट हैव प्रोविजन टू इंटर हॉलीडे सो दैट एडमिन कैन सी फुल मंथ ब्रेकडाउन। तो ये बेसिकली क्या है कि एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में एक छोटा सा पार्ट हम लेके के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्ट को अगर बहुत सारी चीज़ों को शामिल करेंगे तो फिर समझने में दिक्कत होगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जिन जिन बातों का मैंने उल्लेख किया था कि हम स्किल को देखेंगे, रोल को देखेंगे, तो हम रिलेशनशिप को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक रिलेशनशिप का स्टेट आपको दिखेगा कि जो कि एम्प्लॉय के पास क्या है कि स्किल है, और स्किल कहा कि मेनी स्किल है। जैसे आप भी डेवलपर होंगे तो आपके पास क्या होगा कि आप डॉट नेट कोर भी जानते होंगे, आप एसक्यूएल भी जानते होंगे, आप रिएक्ट भी जानते होंगे, एंगुलर भी जानते होंगे, या और भी बहुत सारे लैंग्वेज आप जानते होंगे। और ये इसकी आपकी स्किल हो गई। रोल आपका क्या है कि रोल आपका कंपनी में एक ही हो सकता है। आप डेवलपर हैं तो डेवलपर हैं, टेक्निकल लीड है तो टेक्निकल लीड है, मैनेजर है तो मैनेजर है। तो इस तरह से इसने कहा कि ईच एम्प्लॉय हैज़ ओनली वन रोल। यहाँ पर रिलेशनशिप आता है कि रिलेशनशिप को कैसे आप मैनेज करते हैं। तो एक एग्जांपल आपको समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर रिलेशनशिप मैनेज हो रहा है। इस चीज़ को इस डेटाबेस में आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ में अब जैसे कि इस तरह का ऐप अगर हमको रिक्वायरमेंट आया तो हमारा क्या अप्रोच होता था। पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता था, नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, क्रिएटिंग ए डेटाबेस लाइक दिस रिक्वायरमेंट सेवरल स्टेप। हम क्या करते थे, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, फिर डिजाइनिंग द एंटिटीज, मैपिंग द रिलेशनशिप, बिल्डिंग द टेबल्स मैनुअली, एडिंग प्राइमरी की, फॉरेन की एंड इंडेक्सिंग। अब न्यू अप्रोच में क्या होगा कि राइट और जनरेट ए प्रॉम्प्ट, कॉपी प्रॉम्प्ट टू एसक्यूएल क्वेरी एनालाइजर, वेरीफाई योर रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट। बस तीन। और ये काम ऑटोमेटिकली होगा, मतलब प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली सब कुछ जनरेट करके देगा, और यह काम मैनुअली होगा। ये काम अगर मैनुअली होता था तो हमारे पास क्या होता था, 1 वीक का समय लग जाता था कि हम इसको करने में। लेकिन इसको करने में हमको मुश्किल से 15 मिनट में ये सारा काम हम कर सकते हैं। इसको तो हम क्या करेंगे कि एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट थोड़ा सा इफेक्टिव होना चाहिए, और जो चीज़ें आप उसको लिखना चाहते हैं वो सब आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या प्रॉम्प्ट देते हैं। तो प्रॉम्प्ट देखिए छोटा है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है कि प्लीज़ क्रिएट ए सिंगल डाटाबेस स्क्रिप्ट इन एम एस एसक्यूएल विच शुड हैव नॉर्मलाइजेशन, प्राइमरी की, फॉरेन की, इंडेक्सिंग एंड प्रोडक्शन लेवल। For production level, a database script has created a database EMS script and use it for follow script. Please do not use invalid check constraint in script. आपको पता होगा कि जब कि आप स्क्रिप्ट सब कहीं से कॉपी पेस्ट करते होंगे तो चेक कंस्टेंट का इशू आता है। ये भी हम लोग डिटेल में बाद में कभी डाटाबेस पर अगर वीडियो बनाएंगे तो ये सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। अभी हम केवल ये आपको बता देते हैं कि जो कि चेक कंस्टेंट अगर लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा कि आपका स्क्रिप्ट कई बार फट जाएगा, और वो वायलेशन ऑफ स्क्रिप्ट ये कंस्टेंट का देगा, और आपकी वन शॉट रन नहीं होगी। तो उससे आपको जो नए लोग हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी।
तो इसलिए मैंने इसमें ये स्क्रिप्ट डाल दिया। लेकिन क्या ये स्क्रिप्ट को उठा करके आप दे देंगे चैट जीपीटी को, तो क्या आपके लिए एक अच्छा सा डाटाबेस जनरेट करके दे देगा? शायद नहीं। आप ट्राई कीजिएगा। तो अब करना क्या है हमें? तो सबसे पहला क्या होता है कि जो कि चैट जीपीटी को जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उसको रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझाइए। रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट भी आप मेंशन कीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस रिक्वायरमेंट के लिए आप ये प्रॉम्प्ट उसको दे रहे हैं। अगर इस रिक्वायरमेंट को समझा करके आप इस पूरे को कॉपी करेंगे और इसको पूरा को प्रॉम्प्ट बना देंगे, तो आपका जो आउटपुट होगा वो एक नेक्स्ट लेवल का आउटपुट होगा। वो हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे वो नेक्स्ट लेवल का आउटपुट देता है। तो चलते हैं हम लोग चैट जीपीटी पर और चैट जीपीटी पर देखते हैं कि कैसे ये हमको प्रॉम्प्ट दिया है, उसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ पर सेम, आप प्रॉम्प्ट को पढ़िए। यहाँ पर मैंने जनरेट कराया है, तो ये आपको टाइम सेव करने के लिए मैंने ये सब करके रखा, क्योंकि नहीं तो इसको देंगे तो फिर कुछ समय लगता है एक्सिक्यूट होने में, तो जल्दी हो जाए वीडियो, तो इसलिए मैंने ये, आप देखिएगा तो प्रॉम्प्ट सेम है और इसका आउटपुट आया। आउटपुट को इसने समझा और आपके लिए एक स्क्रिप्ट बना के दिया, जो स्क्रिप्ट की वन शॉट स्क्रिप्ट है, जिसमें कि आपको डाटाबेस का नाम भी मैंने मेंशन किया था, तो इसने डाटाबेस क्रिएट किया उसी नाम से। और इसने रोल का टेबल बनाया, एम्प्लॉय का टेबल बनाया और स्किल का टेबल बनाया। इसी तरह से देखिए कि एम्प्लॉय स्किल कोई भी टेबल छूटा नहीं होगा। प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट असाइनमेंट, लॉगिन हिस्ट्री, हॉलीडे कैलेंडर, टाइम शीट एंट्रीज, लाइक दैट। तो आप इस तरह से देखिए क्या कि आपको पूरा स्क्रिप्ट में इसने सब कुछ डिटेल में समझा करके भी लिखा है कि क्या चीज़ यूज़ किया। अब हम देखते हैं कि टेबल तो हमारे, मैंने चेक कर लिया कि टेबल सारे हमारे जो रिक्वायरमेंट में थे सारे आ गए। अब हमको क्या देखना है कि ये जो जनरेट करके दिया, क्या जो रिलेशन हम चाहते थे वो रिलेशन बना या नहीं बना। यहाँ देखिए कि एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय आईडी के साथ इन्होंने रोल आईडी दी, इसने रोल आईडी डिफाइन किया है। अब यह देखिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि एक एम्प्लॉय का एक ही रोल हो सकता है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है। तो क्या होगा कि एक एम्प्लॉय के साथ आप चाह करके भी किसी भी तरह से दो रोल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक एम्प्लॉय को एक ही रोल मिलेगा। ये फॉरेन की है और ये प्राइमरी की है। मतलब एम्प्लॉय आईडी 1 है तो एम्प्लॉय आईडी का रोल 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, एक ही रोल रहेगा, दूसरा रोल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को इसने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बनाया है। अब इसी चीज़ को देखिएगा स्किल के केस में, स्किल का मास्टर बनाया। स्किल का मास्टर बना करके इसने क्या किया, एम्प्लॉय स्किल डिफाइन किया और एम्प्लॉय स्किल को देखिए कि किस तरह से इसने वन टू मेनी का प्रोविज़न दिया। वन एम्प्लॉय आईडी है, वन एम्प्लॉय आईडी के लिए स्किल आईडी दिया। तो क्या होगा कि एक एम्प्लॉय के लिए, जैसे एम्प्लॉय आईडी 1 है तो उसका स्किल 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन 1 1 1 अगर रिपीट के बाद 1 1 फिर रिपीट नहीं हो, उसके लिए यहाँ पर इसने इसको क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट किया है। और इस क्लस्टर इंडेक्स के क्रिएट करने से क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी गलत एंट्री नहीं होगी कि एक एम्प्लॉय का दो स्किल इंटर नहीं हो सकता है। यहाँ पर इसने क्लस्टर इंडेक्स भी डिफाइन कर दिया। तो ये सब चीज़ जो है फ्रेशर लेवल के बंदे को बहुत डिफ़िकल्ट है, कि हम लोगों के लिए भी जब उस स्टेज में थे तो ये सब बताना और डाटाबेस में ये सब चीज़ क्रिएट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। तो ये चीज़ें जो थी, ये चीज़ें आप देखेंगे कि यहाँ पर, और अगर डाटाबेस आपका सही डिज़ाइन नहीं होगा तो क्या होगा कि डाटाबेस जो है किसी भी प्रोजेक्ट का रीड होता है, तो उसको वो अगर हिला हुआ है, उसकी एंट्री अगर गलत एंट्री जा रही है उसमें,
तो आपका प्रोजेक्ट का हिलना तय है। तो इसलिए डाटाबेस का स्ट्रॉन्ग होना और डाटाबेस में रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे क्लस्टर इंडेक्स लगेगा, कहाँ पे फॉरेन की लगेगा, कहाँ प्राइमरी की होगा, कहाँ पे रिलेशन का मैनेजमेंट होगा, कैसे मैनेजमेंट होगा, वो बहुत ज़रूरी है। इंडेक्सिंग जो है आपके एक्सक्यूशन को फास्ट करेगा, तो इंडेक्सिंग भी इसमें प्रॉपर हो किया हुआ है। तो आप देखिएगा कि जो कि सब चीज़ यहाँ पर लगा हुआ है। अब जब डाटाबेस पर हम इसको एक्सक्यूट करेंगे तो हम क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं इस कोड को, और अब हम चलते हैं डाटाबेस पे, और डाटाबेस पे हम चलते हैं और डाटाबेस में हम इसको एक्सक्यूट करके देखते हैं। यहाँ देखिए, तो हमारे पास EMS का कोई टेबल नहीं है, EMS dev नाम से एक टेबल है। हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं स्क्रिप्ट को। हमने स्क्रिप्ट पेस्ट कर दिया, जो स्क्रिप्ट वहाँ से जनरेट हुआ। अब हम इसको एक्सक्यूट कर देते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कि EMS जो है, EMS का एक MDF फाइल जो है, MDF फाइल कह रहा है कि जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो डेव नाम का एक डाटाबेस है जिसका एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि पहले जाते हैं, हम इसका बैकअप ले लेते हैं और इसे डिलीट करते हैं। तो आप बैकअप भी सीख जाइए कि जो कि कैसे बैकअप लेते हैं, और हम जो भी पाथ पर बैकअप लेना चाहते हैं हम कहीं पर भी इसका बैकअप ले लेते हैं। बैक फाइल बना करके आप बैकअप ले लीजिए, और ये बैकअप हमने यहाँ पर ले लिया। ये हमारा डाटाबेस का बैकअप हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पर इसे अभी डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके हमने यहाँ पर क्या किया, रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए हमारा EMIS का कोई डाटाबेस है नहीं। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक बार स्क्रिप्ट को चलाते हैं। देखिए, बिना कुछ प्रॉब्लम का अब हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम चलते हैं, यहाँ रिफ्रेश करते हैं। यहाँ देखिए हमारा EMIS डाटाबेस बन गया। और जो रिलेशनशिप सबका, उसके लिए देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय के टेबल में देखिए, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर देखिए रोल आईडी, यहाँ पे की देखिए जो भी फॉरेन की सब है और यूनिक की डिफाइन है। सब कुछ यहाँ देखिए कि कितना बढ़िया ढंग से डिफाइन है। किसी भी टेबल में जाइए, किसी भी टेबल में अगर आप जाके देखिएगा तो सारे टेबल में आपको की सब डिफाइन मिलेंगे, और प्रॉपर प्राइमरी की फॉरेन की लगा हुआ मिलेगा। तो जो आप डेवलप करना चाहते थे वो चीज़ें आपको डेवलप करके यहाँ पर मिली है। और वो भी देखिए सब जगह यूनिक कांस्टेंट लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। आपको कुछ भी यहाँ पर डाटाबेस के बारे में, एक स्टैंडर्ड का जो डाटाबेस होता है, एक प्रोफेशनल अप्रोच का जो डाटाबेस होता है, वो उस तरह का डाटाबेस आपको जनरेट हो गया। और इस तरह का डाटाबेस आपको जनरेट करने में, अगर आप अपने से जनरेट करते तो आप सोचिए कि आप करते भी होंगे तो आपको पता होगा कि कितना समय लगता है और कितना समय आपका जाएगा इन सब चीज़ों को फिक्स करने में। यहाँ पर देखिए रोल के लिए भी सब कुछ आप देखिए कि किसी भी टेबल को, सारे टेबल को मैंने आपको ओपन करके दिखाया। किसी भी टेबल में ऐसा नहीं है कि कोई की छुटी हुई हो। सारा जगह सब कुछ इफेक्टिवली इसमें डिफाइन किया गया है। तो इस तरह से हमारा डाटाबेस डिज़ाइन हो गया है। तो मैं, तो अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जो कि हम इस डाटाबेस का यूज़ करके API को कैसे
जनरेट करते हैं, एपीआई में कंटेक्स्ट क्लास कैसे जनरेट करते हैं और डाटा लेयर से इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जो भी मेरा अपकमिंग वीडियो आएगा आपको वो नोटिस प्रॉपर समय पर मिले। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जिसमें कि हम एपीआई के बारे में सीखेंगे और एपीआई का डाटा लेयर। आप खुद सोचिए कि ये समय कितना आपको बचाया और आपको अगर इस तरह से प्रॉम्प्ट दे करके डाटाबेस जनरेट करेंगे तो कितना समय आपका बचेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हम आप पहले सबसे पहले प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। तो प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए हमने विजुअल स्टूडियो 2022 का यूज़ किया है। तो अब हम इसमें जाते हैं और क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट को और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमने ASP.NET कोर वेब एपीआई सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। हम यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं यहाँ पर इस बात पे एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो इसमें हमने .NET कोर 8.0 लिया और 8.0 के साथ हम ने यूज़ कंट्रोलर कर रहे हैं और कॉन्फ़िगर HTTPS कर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करते ही हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है और इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट बन गया है। प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट यहाँ पर हमारा एपीआई क्रिएट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में जाएंगे और सॉल्यूशन में जा करके हम ऐड करेंगे, ऐड न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और ऐड न्यू प्रोजेक्ट में अब हम क्लास लाइब्रेरी लेंगे और क्लास लाइब्रेरी में हम लोग नेक्स्ट करेंगे और क्लास लाइब्रेरी में हम लोग डेल लेयर बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस में आपने एपीआई क्रिएट किया है उसी को सपोर्ट के उसी के लिए आप जाइए। .NET कोर 8.0 में आपने बनाया है एपीआई को तो आप क्लास लाइब्रेरी भी 8.0 में ही बनाइए। नेक्स्ट करते हैं और इस तरह से हमारा डेल भी ऐड हो चुका है और हम इस तरह से अब फिर सॉल्यूशन में जाते हैं और सॉल्यूशन में फिर ऐड करते हैं, ऐड न्यू प्रोजेक्ट करते हैं और ऐड न्यू प्रोजेक्ट में फिर हम जा करके फिर क्लास लाइब्रेरी सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर अब हम डेल लेयर को ऐड करते हैं और यहाँ पर भी हम लोग .NET कोर 8.0 लेंगे, क्रिएट करते हैं और यहाँ पर देखिए हमारा तीनों लेयर आ चुका है। तो तीनों लेयर आ जाने के बाद अब हम लोग डेल आ गया, बेल आ गया और एपीआई आ गया। हम क्या करेंगे कि जो कि इसमें पहले डेल पर काम करेंगे, फिर बेल पर काम करेंगे और फिर एपीआई पर काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कि पहले डेल पर काम करते हैं। डेल में ये जो क्लास आई हुई है इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बेल में भी जो हमारी ये एक्स्ट्रा क्लास बनी है इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं है। तो इस तरह से हमारा अब ये बेस एप्लीकेशन बचा। अब हम डेल में काम करेंगे और डेल में हम लोग डाटाबेस को कॉल करेंगे। हमारा एप्लीकेशन जो है अब डेल में हम लोग काम करना शुरू कर रहे चुके हैं। तो हमने डेल में क्या किया कि एक डाटा नाम का फ़ोल्डर बनाया और डाटा नाम के फ़ोल्डर में हमने क्या किया कि स्काई फोल्ड डीबी कंटेक्स्ट का एक कनेक्शन डिफाइन कर दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे बार बार पड़ेगी कि हम लोग जब भी अपडेट करेंगे अपना तो डाटाबेस को तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी रन करने की। हमने यहाँ पर एक जगह डिफाइन करके रख दिया ताकि हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उसे रन कर देंगे। तो इसमें हमने एक कनेक्शन डिफाइन किया और कनेक्शन डिफाइन करने के बाद ये कोड आपको नेट पर भी मिल जाएगा लेकिन आप इसको यहीं से देख लीजिएगा, मैं इसको शेयर कर दूंगा।
इसमें फिर हमने आउटपुट डायरेक्टरी डिफाइन करना पड़ता है। तो आउटपुट डायरेक्टरी में हमने मॉडल डिफाइन कर दिया कि मॉडल्स में जा कर के जो ये मॉडल्स क्रिएट होंगे डाटाबेस के वो यहाँ पे जाएंगे। फिर कंटेक्स्ट डायरेक्टरी मैंने बताया कि जो कि डाटा में कंटेक्स्ट डायरेक्टरी बनेगी, और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं कि EMS-DB कंटेक्स्ट हम नाम इसको दे देते हैं कि ये EMS-DB कंटेक्स्ट के नाम से ये बनेगा, और इस तरह से ये फाइल बन जाएगी। तो हम इसको सेव कर लेते हैं और हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम यहाँ पे जाते हैं, इसे हम सेट एज ए स्टार्टअप प्रोजेक्ट करके टूल्स में गए। टूल्स में जाने के बाद NuGet पैकेज मैनेजर में जाइए और पैकेज मैनेजर कंसोल खोलिए, और पैकेज मैनेजर कंसोल में आप यहाँ पर आपको डेल में इसको पेस्ट कर दीजिए। इससे पेस्ट करके आप इसको रन करना है। तो लेकिन इससे पहले आपको क्या होगा कि डिपेंडेंसी चाहिए होगी। तो डिपेंडेंसी आपको 2 डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा डाटाबेस कनेक्शन के लिए। तो आप मैनेज NuGet पैकेज मैनेजर में जाइए और यहाँ पर आप SQL सर्वर के लिए ब्राउज़र में जाइए। ब्राउज़र में ये .NET कोर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर SQL सर्वर का जो पैकेज है ये भी हमने ऐड दिया है, तो हमको 8 ही लेना चाहिए इसका पैकेज। और 8 का पैकेज लेकर के हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं डाटाबेस कनेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ देखिए हमने उसको यूज़ किया हुआ है। तो हम इसे अप्लाई कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। ये आपका इंस्टॉल हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसी के साथ टूल्स भी होगा, यहाँ नहीं है तो हम इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क को टूल की ज़रूरत पड़ेगी हमको। हम यहाँ पर इसका भी वर्जन जो है यहाँ पे वर्जन 8.0 ले लेते हैं और इसे इंस्टॉल करते हैं, और यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरह से हम सॉल्यूशन में देखें तो हमारा पैकेज जो है दोनों पैकेज आ गया है। तो अब हमारा रेडी है यहाँ पर डेल लेयर अब हमारा रेडी है डाटाबेस कनेक्शन के लिए। तो हम क्या करते हैं कि स्काई फोल्ड का जो हमने ये कमांड यहाँ पे लिखा था, अब इसे रन कर देते हैं। तो हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया है, डाटाबेस का सर्वर का नाम डिफाइन कर दिया, डाटाबेस का नाम डिफाइन कर दिया, और हमने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, हमने आउटपुट डायरेक्टरी इससे बता दिया कि मॉडल्स बनाए, और कंटेक्स्ट क्लासेस का नाम भी हमने इसे बता दिया कि जो कि ये कंटेक्स्ट क्लासेस होगा। ठीक है, हम इसे रन कर देते हैं। ये देखिए ये रन हो गया, और आपका बहुत ही क्विकली क्या हुआ कि आप जितना भी आपका मॉडल था सब आप यहाँ देखिए। तो आपके जितने भी मॉडल्स थे ये मॉडल नाम का डायरेक्टरी बनाया, फोल्डर बनाया, और इस डायरेक्ट फोल्डर में इन्होंने सारा डाल दिया। जितने भी मॉडल थे उसको डाल दिया, और उस मॉडल में जितने भी आपके प्राइमरी फॉरेन की का कंसेप्ट था वो यहाँ पर डिफाइन हो गया। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको काफ़ी टाइम बच जाएगा अगर आपने डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच लिया है तो। और यहाँ देखिए कि आपका DB कंटेक्स्ट मैंने इसे डिफाइन किया था कि जो कि DB कंटेक्स्ट जो है डाटा के अंदर बने, और वो भी इस नाम से बने। तो देखिए उसी नाम से यहाँ पर DB कंटेक्स्ट भी बन गया है, और DB कंटेक्स्ट में सारा प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशन और जितने भी फील्ड्स हैं उसको डिफाइन कर दिया है। इससे क्या होगा कि हम जब एंटिटी फ्रेमवर्क में कोड लिखने जाएंगे तो क्या होगा कि ये बहुत ही इजीली एक दूसरे को गेट करेगा, और रिलेशनशिप से हमें डाटा मिलेगा। तो इस तरह से हमारा डेल लेयर जो है हम अब इसको बिल्ड करके देख लेते हैं। हम बिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट को, तो प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया सक्सीडेड।
और इस तरह से हमारा डेल लेयर का अभी जो काम है वो कंप्लीट हो गया। हम आगे फिर जो है बेल लेयर पर काम करते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ तक जो काम था ये विजुअल स्टूडियो में मुझे करना था, और विजुअल स्टूडियो में ये फास्ट हो गया हमारा। हमने स्काई फोल्ड का यूज़ कर लिया तो हमारे सारे मॉडल्स बन गए, हमारा कंटेक्स्ट क्लास डिफाइन हो गया। तो डाटाबेस से जो कनेक्शन की इशू थे वो सारी रिजॉल्व हो चुकी है। तो अब हम बिजनेस लेयर में जाएंगे और बिजनेस लेयर में हम लोग मॉडल्स जो हम लोगों ने बिजनेस लेयर में डिफ़ाइन किया है मॉडल, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और बेल में पहले सारे फोल्डर स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे और फिर आप चैट जीपीटी से कोड जनरेट कराएंगे। तो अगर आपको अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरा एक काम इसमें रह गया था, तो कि हम पहले क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने डिपेंडेंसी जो है, डिपेंडेंसी हम लोग पहले क्या करेंगे कि जो कि अपने प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी पास करेंगे बेल में। जो है बेल में हम डेल का डिपेंडेंसी पास करेंगे और एपीआई में फिर क्या होगा कि बेल की डिपेंडेंसी पास करेंगे। तो उस डिपेंडेंसी को भी ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर डिपेंडेंसी में गए, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस किए और यहाँ पर देखिए आपको डेल आ गया। ओके कीजिए। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट रेफरेंस में डेल का आ गया। तो यहाँ जितने भी कनेक्शन से रिलेटेड डीएलएल थे, ये डीएलएल यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पर यूज हो जाएगा बेल में। हम इसको भी एक बार क्या करते हैं, बिल्ड कर देते हैं और बेल भी हमारा बिल्ड हो गया। तो अब हम बेल के रेफरेंस को क्या करते हैं कि इसके डिपेंडेंसी में जाते हैं, एपीआई के डिपेंडेंसी में, और ऐड करते हैं और यहाँ पर हम बेल के रेफरेंस को ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमारा क्या हुआ कि बेल का रेफरेंस भी ऐड हो गया। तो प्रोजेक्ट में सारे रेफरेंसेस ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट में बेल आ गया है। इसको भी एक बार बिल्ड करके देख लेते हैं। तो हमने बिल्ड करके देख लिया। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा एप्लीकेशन सही है। और हम यहाँ पर एक बार एक काम और कर लेते हैं कि जो कि एप्लीकेशन को भी रन करके देख लेते हैं। और एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन अभी तक जो बना है हमारा वो सही है कि नहीं। हम अब यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इसको स्टार्टअप एपीआई को स्टार्टअप एज ए प्रोजेक्ट कीजिए और रन कर दीजिए। रन करने के बाद प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया है। एप्लीकेशन को रन करने के बाद एप्लीकेशन जो है रन हो चुका है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो कि हमारा स्वैगर में आ गया है। हम इसमें वेदर फोरकास्ट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है माइक्रोसॉफ्ट का। तो अभी हम लोगों ने कोई एपीआई ऐड नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट एपीआई माइक्रोसॉफ्ट का वेदर फोरकास्ट है। इसको एक्सिक्यूट कीजिए, ये चल रहा है। तो इस तरह से हमारा एप्लीकेशन का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। और एप्लीकेशन का सेटअप कंप्लीट होने के बाद आप बेल लेयर पर काम करेंगे और बेल लेयर के बाद फिर हम जो रियल एपीआई है, जो EMI का, वो रियल एपीआई हम बनाते हैं और वो चैट जीपीटी की मदद से बनाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखे थे कि हम लोग डेल लेयर को स्ट्रक्चर्ड किए थे और डेल लेयर के बाद अब हम डेल लेयर को स्ट्रक्चर्ड करते हैं एपीआई में। और डेल लेयर को स्ट्रक्चर करने के लिए हमने जो डिफाइन किया था, तो पहले वीडियो में पहले पार्ट में हमने बताया था कि किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होगा और कैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उसे देख लीजिए, जहाँ पर कि हमने डिफाइन किया था कि कंट्रोलर होगा, फिर सर्विस होगी, यूनिट ऑफ वर्क होगा और रिपोजिटरी को यूज करेंगे, डीबी कंटेक्स्ट यूज करेंगे और डाटाबेस यूज करेंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा कि कंट्रोलर जो है सर्विस को रिक्वेस्ट देगा, सर्विस जो है यूनिट ऑफ वर्क को कॉल करेगा, यूनिट ऑफ वर्क रिपोजिटरी को कॉल करेगा और रिपोजिटरी जो है वो डीबी कंटेक्स्ट को कॉल करेगा और डीबी कंटेक्स्ट जो है डाटाबेस को कॉल करेगा। अब हम क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर हम बनाने जाएंगे और जनरेट करने जाएंगे तो ये काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो काम हम मैनुअली कर सकते थे वो काम हम लोगों ने मैनुअली किया कि हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाया मैनुअली। और फिर हम लोगों ने डेल लेयर में क्या किया कि हम लोगों ने कंटेक्स्ट क्लास बनाना था, कंटेक्स्ट क्लास बनाना था, मॉडल बनाना था। तो हमने स्काईफोल्ड का यूज़ किया और स्काईफोल्ड को यूज़ करके हम लोगों ने वो सारे मॉडल्स जनरेट कर लिए
और कंटेक्स्ट क्लास जनरेट कर दिया। तो वो इससे फास्ट हो सकता था एआई के बिना यूज किए। तो हम उसको जो माइक्रोसॉफ्ट जनरेट करके देता है हम माइक्रोसॉफ्ट से जनरेट करवा लेंगे, और जो कुछ हमको एआई जनरेट करके देगा हम उसको एआई से जनरेट कर देंगे। तो मेरा मोटो यही है कि जो कि हम शुरू से इस मोटो के साथ ये सीरीज शुरू किए हैं और ये वीडियो बनाने का शुरू किए हैं कि हम एआई के आने के बाद जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसको कैसे कम कर सकते हैं, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टाइम को कैसे कम कर सकते हैं। तो मेन चैलेंज यही है, और इसको अगर हम ओवरकम कर लेते हैं, इस पर हम विजय पा लेते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है और हमारी डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल होगी वो छोटी हो जाएगी और हम अच्छी तरह से सरवाइव कर पाएंगे। तो अब क्या करते हैं, हम एक प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं और प्रॉम्प्ट जनरेट करके हम चैट जीपीटी को देते हैं, और चैट जीपीटी से वो सारा कुछ रिपोजिटरी मेथड, यूनिट ऑफ वर्क मेथड, सर्विस लेयर, ये सब जितने भी इंटरफेस होंगे सारे के सारे हम अपने से अगर जनरेट करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम प्रॉम्प्ट के जरिए कोशिश करते हैं कि हम चैट जीपीटी से ये सब सारी चीज़ें जनरेट करवाएं। तो हमने क्या किया कि एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया, प्रॉम्प्ट जनरेट करके हमने कहा ऐसे, हियर इज माय एम्प्लॉय मॉडल, आई वांट इंटरफेस क्लासेस एंड मेथड्स फॉर माय .NET Core API structure. It has a generic repository, a model repository, unit of work, a service layer, exception handling, a common response for the error or success. Please generate code separately for each. तो सब कुछ मैंने बता दिया शॉर्ट में कि हम क्या क्या स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं और स्ट्रक्चर को कैसे रखेंगे। हमने एक मॉडल भी इसके साथ साथ दे दिया जो हमारा एम्प्लॉय का मॉडल था, हमने एम्प्लॉय का मॉडल भी दिया, और साथ ही साथ हमने इसको फोल्डर स्ट्रक्चर भी बताया कि हमारा इस तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा। बेल का सारा फोल्डर स्ट्रक्चर हमने समझाया और उसमें बता दिया कि हम कहाँ क्या रखना चाहते हैं, और इससे कहा कि जो कि आप मेरे लिए इस तरह से जनरेट किया। तो इसको अगर आप देखेंगे तो जनरिक रिपोजिटरी, मॉडल रिपोजिटरी, यूनिट ऑफ वर्क, सर्विस, एक्सेप्शन, व्यू मॉडल, और कॉमन क्लास और फंक्शन, और कंट्रोलर ने बताया हम कि कंट्रोलर में भी आप कंट्रोलर भी हमको बना के दीजिए। तो अब देखते हैं कि हमारे लिए चैट जीपीटी जो है ये सारा चीज जनरेट करता है या नहीं करता है। तो चैट जीपीटी में हम देखते हैं क्या कि देखिए चैट जीपीटी जो है हमारे लिए ये जनरेट किया है या नहीं किया है। तो हम चैट जीपीटी पर चलते हैं और चैट जीपीटी पर देखते हैं कि चैट जीपीटी कैसे हमारे लिए ये सारा चीज जनरेट किया। तो एग्जैक्टली आप देखिएगा कि जो प्रॉम्प्ट हमने बनाया था वो प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पेस्ट किया, और फास्ट जनरेट करने के लिए, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इससे समय लगता है जनरेट करने में थोड़ा सा, तो इसलिए हमने पहले से जनरेट करके आपको रखा है। और आप मिलाइएगा प्रॉम्प्ट को तो एग्जैक्टली वही प्रॉम्प्ट है जो मैंने वहाँ आपको दिखाया, और यह सारा कुछ हमने इसे फोल्डर स्ट्रक्चर पे उसी तरह से जस्ट कॉपी पेस्ट है। तो सब कुछ मैंने समझाया और ये एग्जैक्टली समझा भी उस चीज़ को, और जितना आप इसको चैट जीपीटी को अच्छी तरह से समझाइएगा वो उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। अब देखिए कि इसमें इसने जो रिजल्ट बना के दिया है ये रिजल्ट हमारे लिए काम का है या नहीं है, देखते हैं। तो इसने क्या किया कि पहले स्ट्रक्चर तो इसने सही फॉलो किया, और इसने बताया समझाया हमको कि जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करना चाहते हैं उस स्ट्रक्चर को ये समझ रहा है। अब यहाँ पर इसने एक एम्प्लॉय मॉडल बनाया, तो हम इस एम्प्लॉय मॉडल को क्या करेंगे, डीटीओ के रूप में यूज कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई रेफरेंस नहीं है। तो हम इसको डीटीओ के रूप में यूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए इसमें डीबी कंटेक्स्ट, तो ये हमारा ऑलरेडी पहले से जनरेट है। तो यहाँ पर फिर अब एक तरफ से ये बनाना शुरू किया। इसने कहा कि जेनरिक रिपोजिटरी में हम बिल में जाएंगे, जेनरिक रिपोजिटरी बनाते हैं। इसने जेनरिक रिपोजिटरी का इंटरफेस बनाया जिसमें कॉल बाय एसिंक है, कॉल बाय गेट ऑल एसिंक है, फाइंड बाय एसिंक है, एज एसिंक है, अपडेट है, और रिमूव है। तो मोस्टली जो जेनरिक रिपोजिटरी होती है ये हमारा सब जगह यूज होता है। यही जो 6 मेथड है मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। तो CRUD ऑपरेशन यूज करते हैं, और आईडी से फाइंड आउट करते हैं, ऑल फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब हम मोस्टली यही यूज करते हैं। और इसको इसने बना दिया, सही बनाया। फिर इसने जेनरिक रिपोजिटरी के मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। फिर आप देखिए कि मॉडल इसने बनाया, आई एम्प्लॉय का रिपोजिटरी बनाया। तो आई एम्प्लॉय के रिपोजिटरी में इसने क्या क्या एक इंटरफेस बनाया, और इसने गेट बाय लॉगिन नेम एसिंक,
तो ये मेथड जो है, ये मेथड ऑलरेडी आप देखे होंगे कि ये मेथड उसमें जेनरिक में नहीं है, तो जेनरिक से अलग हट करके एक मेथड इसने बना दिया। बाद बाकी जितने भी मेथड हैं वो सारे जेनरिक यूज हो जाएंगे। अब हमको एक्स्ट्रा कोई भी मेथड बनाना होगा एम्प्लॉय के लिए, तो हम क्या करेंगे कि इसी में ऐड करते चले जाएंगे और वो उसको यूज फिर कर लेंगे। यहाँ पर इसने क्या किया कि जैसे एम्प्लॉय का रिपोजिटरी बनाया, तो जेनरिक जो वहाँ पर 6-7 मेथड बनाए थे वो तो यूज हो ही जाएगा। यहाँ पे इसको इनहेरिट किया है जेनरिक मेथड को, तो ये सारे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यूज हो जाएंगे। और इसके साथ ही इनहेरिट किया है आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी को, तो वो भी कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क था, यूनिट ऑफ वर्क में इसने यूनिट ऑफ वर्क को डिफाइन किया, उसके जो इंटरफेस थे उसको डिफाइन कर दिया और यहाँ पर सेव चेंजेस किया है। अब इसी को फिर इसने क्लास के रूप में इसको डिफाइन कर दिया और डिफाइन करके कंटेक्स्ट को डिफाइन किया और एम्प्लॉय का जो कंटेक्स्ट बना था उसको भी डिफाइन कर दिया और यहाँ पर सारा सेव चेंजेस और डिस्पोज को कॉल कर लिया। यही दो मेथड ये कॉमन जो है कॉल होता है। तो कॉमन यहाँ पर क्या किया कि यूनिट ऑफ वर्क के थ्रू इसे कॉल कर लिया। बाद में यूनिट ऑफ वर्क पर अगर आप लोगों को क्वेश्चन होगी या नहीं, जिनसे नहीं समझ में आ रहा होगा, तो फिर हम यूनिट ऑफ वर्क पर डिटेल में बताएंगे कि यूनिट ऑफ वर्क का क्या रोल होता है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे हमको ये हेल्प करता है। इस अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में हम जब डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आगे सीरीज आती जाएगी वीडियो की, तो उस पर हम डिटेल में इस सब चीज़ को डिस्कस करते चले जाएंगे कि फिर इसका क्या जरूरी है, क्यों यूज करते हैं, ये हम आगे डिटेल में देख लेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि ये सारा कुछ रिस्पॉन्स हमको अभी बना के दिया या नहीं दिया। हमने इसको कहा था कि हमें एक एपीआई रिस्पॉन्स चाहिए, कॉमन रिस्पॉन्स चाहिए सक्सेस और फेल के लिए। तो हमारे पास ये बन के आ गया है कि कॉमन रिस्पॉन्स इसने बना दिया, जिसमें कि हमारा क्या होगा कि सक्सेस मेथड होगा, ट्रू और फॉल्स के लिए मैसेज होगा, डाटा होगा, लिस्ट ऑफ एरर है। कोई कोई इसको रखते हैं और नहीं रखना चाहते हैं आप इसे हटा भी सकते हैं। फिर हम एक्सेप्शन में देखते हैं कि एक्सेप्शन का एक एक्सेप्शन भी हैंडलिंग करने के लिए मैंने इसे कहा था, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए इसने एक्सेप्शन को कॉल किया है। तो एक्सेप्शन को एपीआई एक्सेप्शन में इसने एक एक्सेप्शन हैंडलिंग करने की कोशिश की है। देखेंगे कि ये कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है, नहीं करता है तो फिर इसको हम इसी को इम्प्रूव करने के लिए भी बोलेंगे और हम फिर इसी से इम्प्रूव भी करवाएंगे। फिर यहाँ पर आई एम्प्लॉय सर्विस की बात थी, जो कि सर्विस लेयर भी हमने बनाने के लिए बोला था। तो सर्विस लेयर भी बना, सर्विस का इंटरफेस भी बनाया और उसने यहाँ पर गेट ऑल एम्प्लॉय ऐसी एक मेथड को कॉल करके इसने दिखाया है कि सर्विस के लिए और भी मेथड हमें जरूरत पड़ेगी हम इसे कॉल करवा लेंगे, हम इससे ही डेवलप करवाएंगे। अभी तो एक देख ही सकते हैं कि एक एम्प्लॉय के लिए एक मेथड को हम इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे, बाद में हम इसे और भी मेथड जनरेट करेंगे। तो ये देखिए कि फिर इसने किस तरह से उसे बना के दिया है। सर्विस का एम्प्लॉय का सर्विस भी बना दिया इसने, रिपोजिटरी का क्लास को डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ पासवर्ड हेल्प, हमने कॉमन क्लास और फंक्शन को एक जगह यूज करने के लिए कहा था, तो इसमें पासवर्ड हैश के लिए एक फंक्शन बनाया और इसमें पासवर्ड को हैशिंग कर दिया। और यहाँ पर देखिए फिर इसने क्या किया, कंट्रोलर भी बना दिया और कंट्रोलर में भी इसने सर्विस को कॉल कर लिया है और सर्विस को कॉल करके इसने दिखा दिया कि कैसे हमारा ये कॉल होगा। और एक मेथड जो उसने सर्विस में डिफाइन किया था उस मेथड को यहाँ पर कॉल भी कर लिया। साथ ही साथ इसने डिपेंडेंसी इंजेक्शन को भी यूज करने के लिए बता दिया कि आपने जितने भी इंटरफेस बनाए हैं, क्लास बनाए हैं, उसको आपको program.cs फाइल में डिफाइन करना होता है। जो आपने कनेक्शन बनाए हैं उस कनेक्शन को भी आपको program.cs फाइल में डिफाइन करना होगा। तो उसके लिए भी आपको इसने कोड दे दिया और कोड, अब इसको क्या करना है कि सारे को कॉपी पेस्ट करके हमको जो बेल लेयर होगा उसमें हम सारे कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करके देखेंगे कि ये सक्सेसफुली काम करता है या नहीं करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसा अभी आप मेथड देख रहे हैं, ये पहले भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये एग्जैक्टली वर्क करता है
और सारे कोड आपको इसमें केवल और केवल कॉपी पेस्ट करना है। आप खुद सोचिए कि अगर ये सारी चीज़ें आप इतना सारा काम अगर खुद से करते तो आपको कितना समय लगता और आपको ये कितना समय सेव कर रहा है। अगर कोई एरर भी आएगी तो उसको भी हम लोग देखेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे, और वो भी सॉल्व चैट जीपीटी के हेल्प से ही करेंगे। चैट जीपीटी अब अच्छी तरह से समझेगा कि हमने क्या डेवलप किया, और इसी सीरीज में करते जाएंगे। हम कोई दूसरा टैब नहीं खोलेंगे, हम इसी को सेव करेंगे और इसी में हम आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि जो कि हमारा ये डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त से भी शेयर कीजिए। और हेलो। हम लोग इससे पहले क्या किए थे कि कोड जनरेट किए थे। कोड जनरेट करके हमने देखा था कि कैसे कोड जनरेट होता है चैट जीपीटी के थ्रू। और जो कोड जनरेट किया था हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग पहले जेनरिक रेपोजिटरी तैयार किए थे। जेनरिक रेपोजिटरी में ये देखिए कि जो कोड वहाँ हमारा था, आप उसको देखिए एग्जैक्टली हमने यहाँ पर क्या किया कि जो कि एक जेनरिक रिपोजिटरी का फोल्डर बनाया और उसमें हमने पहले जेनरिक रिपोजिटरी में इंटरफेस का को पेस्ट कर दिया, फिर हमने जेनरिक रिपोजिटरी का जो मेथड था उसको पेस्ट कर दिया। एक थोड़ा सा चेंज था यहाँ पर, डीबी कंटेक्स्ट में ये बी स्मॉल में लिखा हुआ था लेकिन हमारा कंटेक्स्ट में बी कैपिटल था, तो हमने बस उसको चेंज किया है। आप लोग भी देख लीजिएगा जो आपको कोड जनरेट होगा, आपको जब मैं ये दूंगा प्रॉम्प्ट दूंगा तो प्रॉम्प्ट में आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और नहीं हो तो प्रॉम्प्ट में आप क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्टली यही डीबी कंटेक्स्ट का नाम भी उसमें दे दीजिएगा कि प्लीज़ यूज्ड माई डीबी कंटेक्स्ट दिस। तो इससे क्या होगा कि वही डीबी कंटेक्स्ट वो यूज़ करेगा, और तो उसमें आपको वहाँ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ देखिए कि जो कि एम्प्लॉय का रिपोजिट इंटरफेस में उसने एक मेथड दिया था, मैंने उस मेथड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। और फिर यहाँ पर एम्प्लॉय का जो रिपोजिटरी था उसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। सर्विस में इसने जो दिया था सर्विस का इंटरफेस मैंने एज इट इज़ एक मेथड दिया था, एक मेथड को हमने दिखा दिया और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में रिटर्न लिया था, ये भी मैंने कर दिया। यूनिट ऑफ वर्क का इसी तरह से फोल्डर बनाया और यूनिट ऑफ वर्क का फोल्डर बना करके हमने यूनिट ऑफ वर्क के जो मेथड उसने डिफाइन किए थे उसको हमने एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। इसमें कोई चेंज नहीं है, कहीं पर कोई चेंज नहीं है। हाँ, अब एपीआई रिस्पांस का उसने दिया था, एपीआई रिस्पांस का जो मेथड दिया था हमने यहाँ पर एक व्यू मॉडल बनाया और व्यू मॉडल में हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो जैसे उसने हमको दिया था हमने एज इट इज़ क्या किया, सबके लिए एक फ़ोल्डर बनाया। एक्सेप्शन का दिया था तो एक्सेप्शन का भी फ़ोल्डर बनाया और हमने कुछ भी चेंज इसमें नहीं किया है। जो एक डीबी कंटेक्स्ट का बताया मैंने कि स्पेलिंग उसका स्मॉल और कैपिटल का था तो बस वही एरर दे रहा था, बाद बाकी कोई एरर नहीं था। अब यहाँ पर हमने सारा कुछ इसमें पेस्ट कर दिया बेल में। और फिर हमने क्या किया कि एपीआई में गए। एपीआई में इसने क्या किया था कि हमें प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए हमें उसने क्या किया था कि केवल दो मेथड को दिया था कि दो इसको ऐड स्कोप को ऐड करने के लिए दिया था, ये और ये। और उसने दो चीज़ें छोड़ दिया था, अगर आप उससे मांगते चैट जीपीटी से तो चैट जीपीटी ये भी दे देता, नहीं दिया था तो मैंने ये दोनों ऐड कर दिया था। आप इसको देख लीजिएगा कि ये दोनों हमने इसमें ऐड कर दिया। कनेक्शन का उसने दिया था, कनेक्शन हमने यहाँ पर आप ये चीज़ देख लीजिए कि कनेक्शन का उसने नहीं दिया था। कनेक्शन का ये मेथड तो उसने दिया था चैट जीपीटी ने, लेकिन चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पर ये नहीं दिया था। तो हम ये कनेक्शन क्या करेंगे, ऐप सेटिंग में जाएंगे और ऐप सेटिंग में हमने जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा बना था कंटेक्स्ट में, हम उसको उठा करके यहाँ पेस्ट कर दिए। और ये जो नाम कनेक्शन का बना है इस कनेक्शन के नाम को हम प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर दिए। इतना केवल हमने चेंज किया है और इतना चेंज अगर आप कर लेंगे तो ये चेंज करने में आपको मुश्किल से 10 मिनट नहीं लगेगा। 10 मिनट में इस तरह से क्या होगा कि एक एप्लीकेशन आपका तैयार हो गया। आप इसको रन, हमने एक एंट्री कर दी है एम्प्लॉय में, क्योंकि ये मेथड जो अभी कॉल कर रहा है वो एम्प्लॉय के लिए गेट एम्प्लॉय को कॉल कर रहा है, तो हमने एक एंट्री कर दी है डाटाबेस में। अब इसको रन करते हैं और रन करके देखते हैं
कि बिल्ड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को बिल्ड करने के बाद इसको ट्राई कीजिए और एक्सिक्यूट कीजिए, तो देखिए कि आपको ये मेथड रिटर्न हो गया, ये रिस्पांस रिटर्न हो गया, और एक अच्छा सा रिस्पांस जो आप चाहते थे वो एक रिस्पांस आपको जनरेट हो गया। तो इसमें अभी बहुत सारा काम हमको करना है, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पर एंड करेंगे इस वीडियो को। और अभी आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी से अगर आप मिलाएंगे और चैट जीपीटी के रिस्पांस को मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि आप देखिए कि जो कुछ भी चैट जीपीटी में था एज इट इज़ हमने उसको यहाँ से सब कुछ पेस्ट किया है। आप मिला करके भी देख लीजिएगा मेथड को, मैंने कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया है, जो यहाँ पर एग्जैक्टली था हमने उसी को वहाँ पर रेप्लिकेट कर दिया है। ठीक है, तो फिर हम अब आगे जो है इसमें कई सारे काम हमको करने हैं, जिसमें कि हमको पहले जो है टोकन जनरेट करना, JWT टोकन जनरेट करना है। JWT टोकन के बाद फिर हमको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन रोल वाइज करना है, बहुत सारे काम हमको करना है। और हमको एक एपीआई ऐसा जनरेट करके दिखाना है जो एपीआई की हमारे लिए क्या होगा, वो एपीआई हमारे लिए फुल फ्लेजेड एपीआई होगा, जो एक प्रोडक्शन लेवल का एपीआई होता है। आप उसको कहीं पर भी प्रोडक्शन लेवल पर ले जा करके यूज कर सकते हैं। ऐसा एपीआई हम जनरेट करके आपको दिखाएंगे और बनाने के लिए सिखाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मेरी मदद होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड, यहाँ पर अब हम लोगों का सब कुछ कोड पेस्ट हो चुका है और हम लोगों ने कंट्रोलर में भी कोड पेस्ट कर दिए हैं। हमारे पास एक ये तो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है, और ये कंट्रोलर हमारा जो हम एम्प्लॉय कंट्रोलर बनाए, एम्प्लॉय कंट्रोलर में हमने एक मेथड को यूज़ कर लिया है। और अब हम इसको रन करके देखते हैं, सब चीज़ को एक साथ बिल्ड करके देख लेते हैं कि कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। हम प्रोजेक्ट में इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड होने देते हैं प्रोजेक्ट को। ये बिल्ड सक्सीडेड है, यहाँ पर भी हम बिल्ड करते हैं, ये बिल्ड भी सक्सीडेड है। और यहाँ हम एपीआई को भी बिल्ड करते हैं, तो बिल्ड सक्सेस है। एक डाटा हमने एंट्री कर दी है एम्प्लॉय टेबल में, तो यहाँ हम आपको रन करके एप्लीकेशन को दिखाते हैं। हेलो, हम अब स्वैगर पे आ गए हैं। तो स्वैगर पे हम देखते हैं कि रन करने के बाद एप्लीकेशन स्वैगर में क्या रिज़ल्ट आता है। तो हम यहाँ देखिए स्वैगर रन हो गया। अब हमारा एक मेथड है, एम्प्लॉय मेथड है, और इस एम्प्लॉय मेथड को यहाँ देखिए दो मेथड है, एक एम्प्लॉय का और एक वेदर फोरकास्ट का। तो वेदर फोरकास्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के साथ आता है, और इसमें हम और यहाँ पर जो है हम लोग मेथड को एक्सिक्यूट करते हैं, और मेथड को एक्सिक्यूट करने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जो कि एम्प्लॉय का मेथड एक्सिक्यूट हुआ, तो ये जो आउटपुट आया, जो हम लोगों ने रिस्पॉन्स बनाया था, ये रिस्पॉन्स है, जैसे सक्सेस का रिस्पॉन्स है, मैसेज है, डाटा है। और डाटा में हमारा जो रिज़ल्ट आया था, एम्प्लॉय के अगेंस्ट हमने रिज़ल्ट लिया था, तो ये एम्प्लॉय से रिलेटेड जो टेबल में डाटा था वो यहाँ पर आ गया रिस्पॉन्स में। इसी तरह से दूसरे का भी होगा, तो डाटा में उसका रिज़ल्ट जिस मॉडल का भी हम देंगे उस मॉडल का रिस्पॉन्स यहाँ डाटा में आ जाएगा। एरर में अभी हमने कुछ भी यहाँ नहीं आया है, तो हमने कुछ पास भी नहीं किया, तो यहाँ पर ये नल है। तो इस तरह से हमारा जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स हमको मिल गया है, और जो हम लोग एक कॉमन रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे वो कॉमन रिस्पॉन्स आ गया है। अब हम अगले वीडियो में जो है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन JWT टोकन का यूज़ करेंगे, और फिर आगे धीरे धीरे हम एक एक चीज़ों को ऐड करते जाएंगे जो हमको प्रोडक्शन लेवल के लिए एपीआई चाहिए, जिस लेवल की एपीआई चाहिए उस लेवल की एपीआई बनाने में हम काम करेंगे। और आगे जो वीडियो होगा वो आते जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।